पहुंची, तो मैं छोटी सी जानकारी दे देती हूँ उसके बारे में। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने डिफेंस स्टडीज़ में एमए किया है। मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी मेरे पास है विथ ए ग्रेड से, जो बहुत प्राउड की बात है। रिपब्लिक डे का जो परेड होता है दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है, उसमें मैं गार्ड ऑफ ऑनर मैंने कमांड भी किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी। हालांकि ये चीज़ें हैं गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह से तो मैंने कमांड किया था, मुझे गोल्ड मेडल मिला था। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर पर जाने का, टी पार्टी के लिए कुछ ऐसे जो कैडेट्स होते हैं जिनको बुलाया जाता है, वहाँ पर जाने का मौका मिला था। और गार्ड ऑफ ऑनर में उस समय बहुत बड़ी बात ये मानी जाती है, जब आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हो आप। गार्ड ऑफ ऑनर मैं कमांडर भी रही थी एनसीसी में। ये बात है 1900, देखिए मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी क्लास 8th में 1998 में। 1998-99 में 2 साल मैं जूनियर विंग से रही, और उसके बाद 1 साल 10th में मैंने छोड़ दिया था एनसीसी, क्योंकि 10वीं की परीक्षा और उसका डर। तो 10वीं में मैंने एनसीसी छोड़ दी थी, और उसके बाद 11वीं 12वीं फिर बीए फर्स्ट ईयर तक मेरा एनसीसी था। 3 सालों का, पूरे 5 साल तक मैं एनसीसी की कैडेट थी। तो जब हम लोग एनसीसी में थे तो सब लोग कहते थे मेरी परेड बहुत अच्छी थी। परेड मेरी आज भी अच्छी है, मतलब मुझे सब कुछ पता है। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, और आर्मी के लोग ही हमें ट्रेनिंग देते थे। तो परेड वरेड देख के, या मैंने गार्ड ऑफ ऑनर कमांड किया था, या फिर सब लोग, चूंकि सी सर्टिफिकेट में मेरी ग्रेड ए थी, तो सब लोगों ने कहा नहीं नहीं तुमको तो डिफेंस में जाना चाहिए, अच्छा है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा होगा ये वो। और वो उस तरह का परिवेश भी हमारा हो चुका था, एनसीसी में इतने ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व थे, तो दिमाग उधर अभी चल ही रहा था। तब तक हुआ क्या कि गोरखपुर में एक लोकल चैनल की शुरुआत हुई थी, सत्या चैनल उसका नाम था। तो वो लोग कुछ एंकर को ढूंढ रहे थे कि हमें एक नए नए एंकर चाहिए, बहुत कम सस्ते पैसे में, जिसको अपने पेट्रोल की गाड़ी के लिए बस पैसा निकालना हो, वैसे एंकर की ज़रूरत थी। तो मेरे पास ऑफ़र आया वहाँ से किसी के ज़रिए कि तुमको जाना चाहिए वहाँ पर, तुम अच्छा बोलती हो। और हम लोग छात्र संघ चुनाव भी होता था उसमें, मतलब मुझे लगता है कि स्टूडेंट जीवन का कोई भी ऐसा काम होगा नहीं जो मैंने किया नहीं है। छात्र संघ, हालांकि कभी प्रत्यक्ष तौर पर मैंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए हमने कैंपेनिंग की थी, अलग अलग जगहों पर जाकर उनके लिए हम लोग वोट मांगते थे। और लोग कहते थे कि नहीं चूंकि एनसीसी में तुम्हारा बहुत अच्छा है, और मैं अच्छी स्टूडेंट भी थी, पढ़ाई में भी ठीक थी, तो लोग कहते कि नहीं तुम्हारी बातों का बहुत असर होता है, तो तुम हमारे लिए कैंपेनिंग, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि मुझे या फिर मेरे ग्रुप को कि हम उनके समर्थन में खड़े हो जाएं। तो ऐसे चलता रहा। तब तक अचानक से लोकल चैनल शुरू हुआ, किसी ने कहा कि तुमको उसमें ज्वाइन करना चाहिए, और एनसीसी का तो अपना चलता ही रहेगा, तुम उसकी तैयारी करना, अच्छा है कि कुछ खर्चा निकल जाएगा और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मुझे भी लगा कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया लोकल चैनल जाके, जिसका नाम सत्या टीवी था। सत्या टीवी पे अभी मेरी जर्नी शुरू हुई थी। बहुत कम पैसे, बहुत ही कम पैसे मिलते थे, मतलब सिर्फ पेट्रोल के लिए मेरी गाड़ी का पैसा निकल जाता था। मेरे पास एक्टिवा होंडा थी गोरखपुर में। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि फिर मुझे गोरखपुर दूरदर्शन से किसानों के प्रोग्राम के लिए ऑफर आ गया। वो कृषि दर्शन प्रोग्राम होता है जो लोकल लेवल पे जो गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में दिखाया जाता है। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, चूंकि लोकल चैनल से ज़्यादा पैसा कृषि दर्शन प्रोग्राम में मिलता था। तो मैंने कहा ये तो लॉटरी लग गई मेरी, मतलब अब पेट्रोल के अलावा भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे मेरे पास। तो मैंने उसको भी ज्वाइन कर लिया। हुआ क्या कि मेरा एक शो आता था जीतो गोरखपुर जीतो, जिसमें हम लोग केबीसी का इतना बड़ा रूप देखते हैं जिसमें पैसे मिलते हैं, केबीसी का इतना छोटा सा रूप जिसमें हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते थे जीतो गोरखपुर जीतो में, और लोगों को वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर, इस तरह के गिफ्ट दिए जाते थे, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था, उसकी अलग कैटेगरी थी। वो प्रोग्राम अपने लॉन्च होने के समय ही एकदम पॉपुलर हो गया था, और फिर गोरखपुर उसके आसपास के क्षेत्र में मेरी पहचान बन गई। तो फिर इवन मैं सड़क से जब गुजरती थी तो मुझे याद है कि गोरखपुर में बहुत सारे लोग देख के कहते थे अरे वो देखो सत्या वाली चित्रा जा रही है, मतलब हमारे लोकल चैनल से इस तरह से बुलाते थे लोग। फिर मेरे एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, हर्ष सिन्हा, बीए फाइनल ईयर का रहा होगा वक्त, जब उनकी ओर से मेरे पास फ़ोन आया दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे। मैं यूनिवर्सिटी से घर गई थी। मेरी जर्नी देखिएगा, मतलब कैसे होता है ना कि हम सोचते कुछ और है, अचानक से आपकी ज़िंदगी में किसी और चीज़ की एंट्री हो जाती है और आप कहीं और आगे बढ़ने लगते हो। उसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको बताऊं। जो छोटे शहरों के लोग होते हैं ख़ास तौर से, अगर उनके पास बहुत पैसा है, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत लोग हैं, या उनको बाहर जाकर पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरी तरह, जिनको सोचना है कि अगर हम बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे तो उसमें कितने पैसे का खर्च आएगा, कितने रुपए हमें खर्च करने होंगे, क्या क्या बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा,
मम्मी पापा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो इसके मेरा संघर्ष थोड़ा सा डिफरेंट था इस मामले में। तो हर सिन्हा सर का फ़ोन आया दोपहर 3:30 बजे, मुझे आज भी याद है, मैं घर पहुंची थी अभी। उन्होंने कहा कि चित्रा, अखबार में ईटीवी हैदराबाद के लिए एंकर चाहिए और तुम उसके लिए तुरंत अपना रिज्यूमे और अपनी जो सीडी तुम बनवाओ सत्या टीवी से, और वो वाली सीडी लेके तुरंत भेज दो वहाँ पे। तो चूंकि हर सर को मैं बहुत मानती थी, वो मेरे लिए आइडियल थे, उन्होंने बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई भी में भी वो हमेशा बताते रहते थे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा, तो बिना किसी सेकंड थॉट के मैंने कहा कि तुरंत कर देती हूँ मैं। फिर मैं उसी समय जल्दी जल्दी अपना रिज्यूमे निकाला, फिर मैं गई, अपनी सीडी तैयार की उसकी जिसमें मेरे एंकर लिंक्स थे, और वह मैंने फिर भेज दिया हैदराबाद में। अब सोचिए किस्मत क्या होती है, हैदराबाद में जब मैंने भेजा तो पता चला कि अब उनको यूपी के लिए एंकर नहीं चाहिए, अब उनको बिहार के लिए एंकर चाहिए। हम लोग तो यूपी वाले थे, पहले तो गोरखपुर, आप गोरखपुर में हो तो आप ये सोचो ना कि यार यूपी वाले चैनल में हम काम करें ताकि हमारी आस पड़ोस हमारे रिश्तेदार देखें तो कितना मज़ा आएगा। तो फिर पता चला कि हुआ कि बिहार के लिए तुम ऑडिशन देने पटना चली जाओ, वहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा था कि यार यूपी छोड़कर मैं बिहार के लिए एंकरिंग करूँ नहीं करूँ। फिर ये हुआ कि अच्छा, चूंकि मुझे गोरखपुर छोड़ना था, गोरखपुर में संभावनाएं बहुत कम थी मीडिया के लिए, खासतौर से लोकल चैनल था या लोकल अखबार थे, बट बड़े ईटीवी जैसा बड़ा ब्रांड नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा बाहर चली जाती हूँ, ठीक है बिहार में रहूंगी, कुछ समय के बाद मैं कोशिश करूंगी, अच्छा करने लगूंगी तो मैं कहूंगी कि सर आप मुझे यूपी ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि हैदराबाद में एक ही जगह उस संस्थान का सारा चैनल एक ही जगह से रन करता था। तो मुझे हैदराबाद, बस मेरे दिमाग में था यार हैदराबाद जाना है, वहाँ पे नौकरी करनी है और बड़े संस्थान में काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ज़्यादा सीखेंगे। फिर मैं पटना चली गई। तो पटना में, और उसी समय किस्मत का कुछ कहे कि ईटीवी यूपी से एक लड़की ने रिजाइन देके वो चली गई थी। तो उसी समय मेरा बिहार के लिए भी सिलेक्शन हो गया, उसी समय मेरा यूपी के लिए भी सिलेक्शन हो गया, मतलब मेरी जो सीडी गई हुई थी। तो फिर मैं हैदराबाद पहुंची, वहाँ पे भाषा लैंग्वेज को लेकर, एंकरिंग को लेकर, क्योंकि मैं तो लोकल चैनल में काम करती थी और उस चैनल में क्या था, एक मान के चलिए एक स्क्रीन रखी रहती थी टीवी की तरह, नीचे कंप्यूटर होता था पूरा और उस पर टीपी लिखा होता था। तो जब मैं पढ़ती थी तो मैं नीचे देख के, मतलब मेरा आई लुक नीचे होता था जो हम लोग पढ़ते थे, और कैमरे से ऐसे रिकॉर्ड होता था। एक बहुत छोटा सा, बहुत मतलब इस समय मैं जिस कमरे में बैठी हुई हूँ इतना बड़ा हमारा मेन स्टूडियो होता था। अभी तो आज तक बहुत मतलब इस देश का क्या, मुझे लगता है कि विदेशों में भी बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जहाँ पर आज तक जैसा इतना ह्यूज, मतलब बहुत ही बड़ा कैंपस है हमारा, बहुत शानदार सा ऑफिस है, बट उसका एक छोटा सा कमरा था, उसी दायरे में हमारा सब कुछ एंकरिंग चलता था। तो फिर मेरा इस सत्या चैनल के जो हमारा एंकर लिंक था उसके भरोसे ईटीवी में हो गया, ईटीवी हैदराबाद में। वहाँ पर मैंने तकरीबन 11 महीने तक काम किया। वहाँ पे जो कुछ भी सीखा उसके भरोसे मेरा यहाँ पर नेशनल चैनल में हो गया। फिर एक के बाद दूसरा के बाद, तो कहते हैं ना कि एकदम नीचे से रेंग कर ऊपर की तरफ आना, तो वही है, मतलब मेरी जर्नी बिल्कुल वैसी ही रही है। अपना संघर्ष रहा है, लेकिन उस संघर्ष का अपना मज़ा भी है, क्योंकि गोरखपुर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बहुत मानते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे आपने लिखा कि मैं एक रोल मॉडल हूँ, तो बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे थोड़े कम होते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनको अपनी कॉलेज लाइफ में समझ में नहीं आता कि यार मुझे तो जाना था डिफेंस में, ये मैं पत्रकारिता में कैसे आ गई। लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैंने डिफेंस स्टडीज से एमए किया है, मैंने अपना डिपार्टमेंट पूरा टॉप किया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और भी बहुत सारे काम, मतलब लगता था यूनिवर्सिटी में कोई डिबेट कॉम्पिटिशन मैंने न जाने कितने किए, और उसमें बहुत सारे ऐसे डिबेट रहे हैं जिसमें मैं मतलब टॉप पे रही। नंबर 1 बेंगलुरु में HIV एड्स पर एक डिबेट कंपटीशन हुआ था, पक्ष विपक्ष से मैं और मेरे साथ एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भैया थे, हम दोनों लोग गए थे। वो बहुत ही बड़ा डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था और वहाँ पर हम दोनों लोग फर्स्ट आए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आप मेहनत करते हो, किसी भी फील्ड में रहो, तो वहाँ पर धीरे धीरे आपके लिए रास्ता बनता हुआ चला जाता है। और आज मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं आज तक जैसे संस्थान का हिस्सा हूँ, जहाँ पर आना, जहाँ काम करना, अगर मीडिया में कोई भी काम करना चाहता है तो उसका सपना होता है। और इस देश में आज तक जैसा कोई भी चैनल नहीं है, मतलब किसी भी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का ये सपना होगा। मुझे यकीनी तौर पर पता है, बच्चे हमें मिलते हैं जो बाहर, वो पूछते हैं कि आज तक में काम करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो मेरी जर्नी बहुत मतलब नीचे से शुरू हुई है। तो अगर आप भी आज तक में काम करना चाहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर से ही यहाँ पर कूद के चले आएंगे, आप नीचे से भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे करके अगर आपकी मंजिल